हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्टिंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक चीज़ें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो चार्ज बेटा क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस को कॉज करती है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा, अपने बालों में आप कॉम्ब को रगड़ते हैं जब, तो क्या होता है, आप वो बिट ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करता है। तो वो अट्रैक्ट इसलिए करता है क्योंकि उस पर क्या लग रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, देखिए चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज बेसिकली हमको 12th में इधर देखना है कि चार्ज जब चल रहा हो, ठीक है, तो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो करंट है, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी रेडिएट करने लगता है। अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक। तो चार्ज बेटा क्या होता है, प्रॉपर्टी है जिससे दो बॉडी आपस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काज करते हैं। दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो प्रॉपर्टी आप चार्ज में आए तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है, दुनिया का कोई भी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल है स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज का, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर एक यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उस पर एक यूनिट का निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एडिटिव नेचर का, मतलब कहीं पे चार्ज अगर बहुत सारे रखे हैं तो इनको हम अपने हिसाब से जोड़ घटा सकते हैं, ठीक। फिर आपका आता है कंजर्वेटिव नेचर। इस पे सवाल आपका बोर्ड्स में भी आया हुआ है। कंजर्वेटिव नेचर क्या कहता है कि चार्ज जो है हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। जो टोटल चार्ज है सिस्टम का, अगर आइसोलेटेड है तो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड मतलब कि बाहर से कहीं पे उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं डाला जा रहा है अगर, तो हमारा चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व। जैसे ये सिस्टम दिया हुआ है, आइसोलेटेड है, ए बी सी तीन पार्ट थे। इस पे चार्ज था 10 माइक्रोगुलाम, इस पे था 6 माइक्रोगुलाम, इस पे क्या था -4 माइक्रोगुलाम। फिर इसको रीअरेंज किया गया और कहा गया कि ए बी सी पे चार्ज बताइए। तो ए बी सी पे चार्ज दिया 6 माइक्रोगुलाम और 15 माइक्रोगुलाम। ए पे आपको दे दिया गया 6 माइक्रोगुलाम, बी पे दे दिया 15 माइक्रोगुलाम और सी पे पूछ लिया। तो सी पे क्या होगा बेटा, सीधे आपका इसका सम अगर करें इधर चार्ज का तो कितना है, 10 माइक्रोगुलाम प्लस 6 माइनस 4। अब हमारा ए पे हो गया 6 प्लस 15 प्लस सी हमको नहीं पता है। दोनों तरफ का चार्ज का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मीन्स ये आ जाएगा आपका 12 माइक्रोगुलाम इक्वल टू 21 माइक्रोगुलाम, ठीक, प्लस सी। अब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आपका आ जाएगा -9 माइक्रोगुलाम। मतलब सी पे चार्ज उस समय कितना होगा, -9 माइक्रोगुलाम, क्योंकि पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, ठीक। अब इस चार्ज की सबसे छोटी यूनिट तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पर यहाँ पे उससे भी छोटी यूनिट जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कई बार हम पढ़ेंगे, क्वार्क। क्वार्क क्या होता है, दो तरह का क्वार्क होता है, अप और डाउन क्वार्क। क्वार्क स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कह सकते हैं, ये +-e/3 एंड +-2e/3 भी होता है, ठीक है। दोनों आप कई को आप क्वार्क और डाउन क्वार्क, कई बार 2e/3 को आप क्वार्क, e/3 को डाउन क्वार्क यूज करते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में बहुत कुछ नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है इसमें थ्योरी के फॉर्म में, तो उसमें सब कुछ लिखा है कि कौन सा आपको अप क्वार्क लेना है, कौन सा डाउन क्वार्क लेना है, ठीक। अब आते हैं हम चार्ज को कैसे लाया जाए। तो चार्ज को कहीं पे किसी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका बेटा है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शनल मेथड में क्या करते हैं, हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ, दूसरे के सरफेस के साथ रब करेंगे। जब एक बॉडी को दूसरे के सरफेस में हम रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज अपीयर होता है। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, गेन। जैसे आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें तो उस पर ग्लास रॉड पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क के साथ रब कर देते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आएगा और सिल्क पे कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज। इट मीन्स ग्लास रॉड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा और सिल्क इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, गेन। ऐसे आप एबोनाइट रॉड को ले लें, फर के साथ रब करें तो एबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आएगा और फर पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होगा वो फर से किस में होगा, इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे होगा ग्लास से सिल्क पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इस तरह से अगर फ्रिक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें आपको अगर पूछा जाए कि क्या जब आप फ्रिक्शनल मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, तो यस, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कई बार पूछा जाता है क्या यहाँ पे कोई मास भी ट्रांसफ़र होता है, तो मास ट्रांसफ़र होने में बेटा देखना, क्योंकि मास का ऑर्डर जो है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 × 10⁻³ कूलम, ठीक है, जो कि बहुत
किलोग्राम, जो बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन के समय नेग्लेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। ऐसे ही है कि जो क्वांटाइजेशन आप चार्ज पढ़ा आपने Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई जो है वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आप इसको यूज करेंगे और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक में चार्ज इतना छोटा है 10⁻⁻⁹ कूलाम का, उसको हम मैक्रोस्कोपिक में क्वांटाइजेशन को हम क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत छोटा है। ठीक, तो ये तो पहली चीज़ हो गई फ्रिक्शन से। ठीक, दूसरा तरीका चार्ज लाने का जो है हमारा वो है कंडक्शन। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। कंडक्शन में क्या होता है बेटा, कंडक्शन में क्या है, एक व्हेन अ चार्ज बॉडी केप्ट इन फिजिकल कांटेक्ट विद अनदर बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग बोथ। अब बेटा देखिए, अगर दोनों चार्ज आपके आइडेंटिकल हैं तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने एक बॉडी ले ली जिस पे चार्ज है +Q, दूसरी बॉडी ली अनचार्ज है। अब इनको क्या कर दिया गया, कांटेक्ट में लाया गया, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो अब दोनों पे चार्ज Q/2 हो जाएगा। दूसरी आपने कोई बॉडी लिया, एक Q1 चार्ज है, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी ले ली जिस पे चार्ज Q2 है, अब दोनों को टच कराया गया तो अब दोनों पे क्या हो जाएगा, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। ठीक, तीसरा तरीका आपका, मान लिया आपने एक बॉडी लिया जिस पे चार्ज +Q1 है, दूसरी बॉडी ली जिस पे चार्ज -Q2 है, तो अब दोनों पे चार्ज बेटा क्या हो जाएगा, Q1 - Q2/2, Q1 - Q2/2। यहाँ पे भी क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस मेथड में भी, कंडक्शन में भी क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब बॉडी को चार्ज किया जाएगा कंडक्शन मेथड से तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आपका होगा। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड होता है, क्योंकि चार्ज एक जगह, एक बॉडी जितना चार्ज लूज करेगी दूसरी बॉडी उतना चार्ज गेन कर लेगी। तो ये है बेटा आपका कंडक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल के ले लूँ मैं एक क्वेश्चन कि दो चार्ज हैं आपके पास, सपोज दो चार्ज ले लिया हमने, एक ये 6 माइक्रोकूलाम है, दूसरा वाला -6 माइक्रोकूलाम है। ठीक, एक आइडेंटिकल स्फीयर ले लिया गया, पहले इससे टच कराया गया। ठीक है, पहले इससे टच कराया गया, फिर इससे टच कराया गया, फिर इसको रिमूव कर दिया गया। तीनों पे चार्ज बताना है, A B C, ये B है, ये C है। क्या है, ये आइडेंटिकल स्फीयर फर्स्ट टच विद A and then with B, find charge on A, B and C। पहले क्या किया गया, आइडेंटिकल स्फीयर को इससे टच कराया गया, फिर इससे टच कराया गया, फिर रिमूव कर दिया गया। तो बेटा देखो, जब आप इससे टच कराएंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब अब इस पर कितना हो जाएगा, अब नया चार्ज जो आएगा इस पर 3 माइक्रोकूलाम, क्योंकि Q1 ये 6 दोनों में इक्वली डिवाइड हुआ 3 हो गया, और इस पर भी क्या आ गया 3। अब दूसरी बार 3, यानी यहाँ पे एक और लाए चार्ज, वो भी क्या 3 माइक्रोकूलाम, ये -6 है, ये +3 है, तो -3 बचा, मतलब अब दोनों पे क्या हो गया -1.5 माइक्रोकूलाम, और C पे भी कितना हो जाएगा -1.5 माइक्रोकूलाम। समझ गए बेटा, क्या किया गया, जब इसके साथ टच कराया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इस पे चार्ज आपका +3 मिल गया। अब +3 ले जाके इससे टच कराना है तो इस पर माइनस है, तो -6 + 3 बचा -3, अब वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया -1.5 में। ठीक है, तो इस तरह से आपका कई सवालों में आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है बॉडी को चार्ज करने का, दैट इज इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, केवल एक बॉडी को हमको उसके नियर रखना है, इतनी नियर रखना है कि आसानी से पोलराइजेशन हो पाए। ठीक है, व्हेन अ चार्ज बॉडी केप्ट नियर अनदर बॉडी एन इक्वल एंड अपोजिट charge induces on other,
मतलब यहाँ पे कोई बॉडी इस पे चार्ज प्लस क्यू, सपोज यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी हमने रख दी, तो प्लस क्यू यहाँ पे क्या इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू, इसके एक तरफ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, प्लस प्लस। ये पोलराइजेशन करता है कि जो प्लस क्यू के पास वाला सरफेस होगा उस पर क्या करेगा, निगेटिव इंड्यूस करेगा, और इससे जो दूर वाला सरफेस है उस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर ऐसे है, एक स्फीयर इस पे है, यहाँ पे क्यू चार्ज तुमने रखा, कितना चार्ज रखा सेंटर पे, क्यू, तो क्यू इंडक्शन से इस वाले सरफेस पे क्या करेगा, माइनस क्यू, ठीक है, और बाहर वाले सरफेस पे क्या करेगा, प्लस क्यू, अंदर वाले सरफेस पे क्या करेगा, माइनस क्यू, और बाहर वाले पे क्या कर देगा, प्लस क्यू। अब ये प्लस यहाँ पे इंड्यूस करेगा क्या, माइनस क्यू, क्या इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू, और बाहर वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। ये है इंडक्शन अपने पास वाले सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा, अंदर चार्ज रह जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये है इंडक्शन। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है, कूलम्ब ने क्या कहा बेटा, अगर कहीं पे दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दो बॉडी हैं जिन पे चार्ज Q1 एंड Q2 है और r डिस्टेंस पे रखे हैं, तो कूलम्ब ने, जैसे आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि दो मास अगर r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उन पे फोर्स लगता है 1/G m1m2/r²। यहाँ फोर्स क्या लगेगा, K Q1Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारा फॉर्म जो बनेगा वो मॉड Q1 मॉड Q2/r², यानी फोर्स प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, K आएगा मॉड Q1 मॉड Q2/r²। K की वैल्यू बेटा वहाँ पे होती है 1/4πε0, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, 1/4πε0, जहाँ पे ε0 क्या है आपका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है ये, अगर किसी मीडियम में जाएंगे तो वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, अगर εr कहाँ से जाए, K × ε0, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आप किसी मीडियम में जाते हैं, फ्री स्पेस में फोर्स नहीं देख रहे हैं, मीडियम में, तो वहाँ पे आप क्या रखेंगे, K × ε0, K क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अलग अलग मीडियम का होता है, हम आपको इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। मीडियम है एक तरह का, ध्यान रखिए जब दो चार्ज को हमने एयर में रखा है तो फोर्स 1/4πε0 रखेंगे। अगर आपको किसी मीडियम में जाओगे तो फोर्स K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि εr की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, K × ε0, वेयर K इज़ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ε0 है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू कहें तो 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर होगी। ठीक है, पर वो कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाती है। तो यानी फोर्स का फार्मूला बेसिकली अगर हम देखें तो क्या निकल के आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये क्या हो गया, कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि दो बॉडीज़ अगर r डिस्टेंस पर रखी हैं तो उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, वो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर बाहर एयर है तो, अगर मीडियम आ जाता है तो यहाँ पे K × ε0 यूज करेंगे, यानी फोर्स आपका जो होगा वो 1/K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका बेसिक फार्मूला। अब इस फार्मूले पे कुछ चर्चा करते हैं कि कैसे क्या होता है आपका। तो जैसे देखिए, ये जो आपका फोर्स का फार्मूला आया कूलम्ब लॉ में, तो पहली चीज़ क्या है इसमें, अगर पहला पॉइंट देखें हम तो ये फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। दो चार्ज जैसे Q1 है और ये Q2 है, तो अलोंग सेम लाइन ज्वाइनिंग लगता है। अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर, इसको मैं 1 कहती हूँ, इसको 2, तो ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक,
ये क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग सेम लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस लगेगा और ये इक्वल एंड अपोजिट होगा। जितना फोर्स एक बॉडी पे दूसरा चार्ज लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी इस पे चार्ज लगाएगी। मतलब इट मीन्स दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। देख ये क्या है, एक्शन और रिएक्शन पेयर। यहाँ पे अगर एफ नेट देखें तो एफ नेट क्या है आपका 0, क्योंकि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ये इस पे लगा रहा है, यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फॉलो होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे होल्ड होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। दूसरा क्या है, यहाँ F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक। दूसरा क्या है, दे फॉलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। तीसरा क्या है आपका न्यूटन थर्ड लॉ, होल्ड गुड। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी होल्ड होता है अच्छे से, क्योंकि दोनों के फोर्स कैसे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एफ नेट 0 है, तो कई बार एक सवाल मैं आपसे अगर पूछूं, लिखिए टू चार्जेस, क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस 2 मिलीग्राम एंड 4 मिलीग्राम आर प्लेस्ड at distance 3 mm. If they are free to move, find velocity of 2 milligram when 4 milligram move with 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझिए क्या है, दो आपको बॉडीज़ दिए हैं, यहाँ पे इसका मास है 2 मिलीग्राम और इस पे चार्ज है आपका 6 माइक्रोकुलाम। कितना है, 6 माइक्रोकुलाम। दूसरा यहाँ पे है, इस पे 4 माइक्रोकुलाम चार्ज है और यहाँ पे जो है इसका मास कितना है, 4 मिलीग्राम, ठीक है। कह रहा कि अगर इन दोनों को हम छोड़ दें, पहले देखिए दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दूर भागेंगे। तो कह रहा है जब इस चार्ज की वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाए, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुँच जाए, तो ये भी इधर भागेगा कहीं, तो इस समय इसकी वेलोसिटी बतानी है 2 मिलीग्राम की। तो आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कहें तो पहले क्या है, मोमेंटम 0 है, बाद में पहली वाली बॉडी का मोमेंटम 2 × v कर दें, प्लस उसका क्या कर दें 4 × 4 × v, ठीक है, 4 × 4, क्योंकि देखिए mb 4 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2v इक्वल टू क्या मिलेगा, -16, तो v इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे फोर्स का फार्मूला भी नहीं लगा, पर कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होगा, यानी आपने जब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी तो इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैकेनिक्स है बेसिकली, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका फोर्स का यूज हो सकता है। अब देखिए दूसरा आपका है बेसिकली, तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है और वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है आपका, वेक्टर। तो जैसे मान लिया इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस when we consider one charge pair, assume other to be absent। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है हमारा, यहाँ पे Q0 रखा है R0 डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है R1 डिस्टेंस पे, Q2 चार्ज है R2 डिस्टेंस पे,
Q3 चार्ज है R3 डिस्टेंस पे। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें Qn चार्जेस हैं जो कि Q0 पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, जब इसका फोर्स हम देखें तो वो इधर की तरफ आएगा, इसका फोर्स इधर की तरफ, ऐसे इसका फोर्स इधर की तरफ, तो सारे फोर्स क्या होंगे, वेक्टर होंगे। तो इनका हम क्या करेंगे, वेक्टर सम। तो F नेट जो आएगा वो F01 प्लस F02 से कहाँ तक चले जाएंगे हम, F0n तक। मीन्स सबका वेक्टर सम करना है। और जब हम एक चार्ज पेयर को कंसीडर करेंगे तो और बाकी सबको क्या माना जाएगा, अब्सेंट। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच का फोर्स है, वो तीसरा चार्ज अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। दो चार्ज के बीच का फोर्स उन्हीं दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, किसी तीसरे के प्रेजेंट होने से उनके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन लें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, तो पहले हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। आपको थोड़ा समझिए कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। देखिए पहला है क्वेश्चन हमारा कि इफ़ टू चार्जेस 2e and 9e are placed 3 mm apart, find force on 9 mm चार्ज। मान लो 9 माइक्रोकूलम चार्ज पे आपको फोर्स पूछा है। कितना पूछा है, 9 इलेक्ट्रॉन, जो 9e चार्ज पे आपसे फोर्स पूछा है। तो देखिए ध्यान से, दो चार्ज थे आपके, एक है आपका 2e माइनस, दूसरा कितना है 9e माइनस। अब इनके बीच का फोर्स पूछा, डिस्टेंस कितना है 3 mm। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको रख देना 9 इंटू 10⁹। Q1 2e है, 2e का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻19। ऐसे 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R कितना है 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर करेंगे। mm को मीटर में बदलेंगे। अब ये आपको इसको सॉल्व कर लें अगर, तो आपका क्या आ जाएगा, जो फोर्स आएगा दैट इज़ फोर्स इस वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले 9e पे फोर्स उतना ही लगेगा, जितना इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा। सॉल्व करके जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज़ बोथ चार्ज का फोर्स है, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। ठीक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करना मैं आपको सिखा रहा था। अगला सवाल देखिए, लिखिए फाइंड द फोर्स ऑन ए। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन ए। सपोज ये रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे 6 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 6 माइक्रोकूलम और यहाँ भी 6 माइक्रोकूलम है। ठीक, और आपकी डिस्टेंस है 3 mm। डिस्टेंस कितनी है 3 mm। ये ए है, ए पे आपको फोर्स निकालना है, आपको ए वर्टेक्स पे फोर्स निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो चूँकि देखिए वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो सबसे पहले हम जब इन दोनों का पेयर कंसीडर करें, इसको क्या कहते हैं F1। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे फोर्स रिपल्सिव लगाएगा, वो किधर की तरफ, इधर की तरफ। इसको मैं कह दिया F1। क्या कह दिया मैं, F1। ऐसे ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कितना लगा रहा होगा, इधर, ये हो गया F2। अब बेटा देखिए, जब हम एक चार्ज को कंसीडर करेंगे तो देखेंगे उस पर कितने चार्ज और प्रेजेंट है जो फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने देखा इस चार्ज को ये वाला फोर्स पे इधर लगा रहा है, ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा है। अब हमको यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ एंगल कितना होगा 60, तो यहाँ भी एंगल कितना हो गया 60। अब अगर दो वेक्टर कहीं पे कोई इनिशियल हो जाए तो इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर आप जब लगाएंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, दैट इज उसको मैं कह लेता हूँ F। ठीक है, वो F क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर से। ठीक, तो पहले हम देखें F1। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली अगर पहले रखूँ 9 इंटू 10⁹ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 के Q1 Q2 बाई R² मीन्स 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करें तो 9 कट जाएगा और -6 एक कट गया, तो 6 6 36, यानी 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये फोर्स आ गया। सिमिलरली ऐसे F2 निकालेंगे जब, तो वो भी मैग्नीट्यूड सेम है, 9 इंटू 10⁻⁹, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका कट के ये भी बचेगा 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब यानी यहाँ पे देखिए, अगर देखें ध्यान से तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या है, F इज इक्वल टू अंडर रूट
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यहाँ पे कितना यूज हो जाएगा cos 60। cos 60 इज़ 1/2। इट मीन्स F इज इक्वल टू आपका निकल के आएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 cos 60 इज़ 1/2। ये कट गया F1 F2। चूँकि सारे बराबर हैं तो चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सारे को F1 F1 लिख दें, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √3 टाइम्स F1, √3 टाइम्स F1 फोर्स, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। अब चूंकि दोनों फोर्स बराबर हैं तो यहाँ पे सीधे 30 डिग्री बन जाएगा। इधर आपको डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर इस पर हम अप्लाई करना चाहें तो F1 इंटू साइन अल्फ़ा कितना है 60 अपॉन F1 प्लस F1 cos 60, ये लगा देंगे तो आपका निकल जाएगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी एक चार्ज पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये वेक्टर से आपका निकलेगा। अब बेटा हम आते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि जैसे मान लिया अब आपका सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, थोड़ा आप वेक्टर अप्लाई करना सीख जाएं तो आसानी से क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मान लिया सेम मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, सपोज क्या लिया जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 37 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 53 डिग्री। कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अब सपोज हम चाहें कि इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना चाहें, फोर्स, और ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे मान लो रखा है 6 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे 8 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम, ये इतना फोर्स रखा है, चार्ज है। और मान लेते हैं यहाँ पे इसको -10 कर देते हैं। आपसे मैं कह दूँ कि फाइंड फोर्स ऑन 10 माइक्रोकुलाम एंड 6 माइक्रोकुलाम, इस वाले पे और इस वाले पे फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं माइनस वाले की बात करूँ, एट -10, तो F1 अगर देखें तो ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 इंटू 10⁻6 इंटू 8 इंटू 10⁻6 अपॉन 4 है तो 4 मीटर, आपको मैं मीटर में रख देता हूँ, तो 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बेटा माइनस है तो सॉरी माइनस चार्ज है, ये प्लस है तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा इधर की तरफ। ठीक, तो ये F1 इधर हो गया, माइनस पे ये प्लस है, ये माइनस, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। थोड़ा नेचर ध्यान रखना, अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्सिव, माइनस प्लस है तो अट्रैक्टिव। ये फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, ये फोर्स आपका इतना आ गया। सॉल्व कर लें अगर तो ऊपर आ जाएगा आपका 9 इंटू 8 इंटू 10 इंटू ये हो गया 10⁻³ अपॉन 16, 8 2 जा 16, 2 5 जा 10, यानी 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये फोर्स आ गया। ऐसे हम F2 निकालें। F2 बेटा इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका फोर्स भी किधर हो जाएगा, इस पे इधर की तरफ हो जाएगा, वो भी अट्रैक्टिव F2। तो F2 अगर हम देखें ध्यान से, वो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 9 इंटू 10⁻9 इंटू एक चार्ज है आपका 10 इंटू 10⁻6, दूसरा है 6 इंटू 10⁻6 अपॉन आर, दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर, इसका स्क्वायर। ठीक, अब हम सॉल्व करें अगर इसको, तो 9 इंटू 10 इंटू 6 10⁻³ अपॉन 25। ठीक है, यानी अगर इसको ध्यान से देखें हम तो यह आ जाएगा 540 अपॉन 25 इंटू 10⁻³ 25 2 जा 50, 4 बचा, 25 1 जा हो जाएगा आपका 15, फिर 6, 21.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया। ठीक, अब दो फोर्स का रिजल्टेंट हमको कितने पे निकालना है, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री पे यहाँ पे देखिए फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर कहीं आएगा ऐसे। तो F कितना आ जाएगा, अंडर रूट
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 37 डिग्री। cos 37 इज 4/5। वैल्यू अगर रखें हम तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू cos 37 इज 4/5। ये वैल्यूज़ रख के आपकी सॉल्व कर लेंगे तो f1 f2 आपके पास है, यहाँ पे नेट फोर्स आ जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए ये एंगल मान लिया अल्फ़ा है, तो आप कैसे निकालेंगे, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यहाँ पे f1 को a मान लीजिएगा, f2 को b मान लीजिएगा, तो आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ से। बस आपको देखना है बेटा कि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर से, ठीक है। इसके बाद उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वेक्टर से, ठीक। इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसे देखिए, जब इस पर फोर्स निकाल रहे होंगे तो एक फोर्स बेटा लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ रिपल्सिव, और इसका फोर्स इस पर, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस है, तो इस पर अट्रैक्टिव लगेगा इधर। अब ये दो फोर्स ऐसे होगी, ये मान लो F3 है, इसको कहते हैं F4, तो ये दोनों अपोजिट लगेंगे। यहाँ 53 है तो यहाँ एंगल हो जाएगा 180 माइनस 53 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा, उस पर हम यही फार्मूला लगा के F1 F3 और F4 निकाल के फोर्स निकाल लेंगे। इस पर आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत होगी तो हमें भेजिएगा कमेंट में, ठीक। निकाल के आप रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ऐसे मान लिया आपके 4 चार्ज आ जाएँ, जैसे जेई में सवाल इस बार आया है, जेई में बेटा क्या सवाल पूछा गया है कि 4 चार्जेस हैं, मान लिया ये Q, ये Q, ये भी Q और ये भी Q, ठीक। सारे Q चार्ज हैं। किसी एक वर्टेक्स पे आपसे फोर्स पूछ लिया जाए, ये एक स्क्वायर है, साइड क्या है A, साइड स्मॉल a है, और Q चार्ज रखे हैं हर एक वर्टेक्स पे, फोर्स एट वन वर्टेक्स। तो देखिए बेटा, जैसे इस पर अगर चार्ज निकालना होगा तो ये वाला Q इस पर फोर्स किधर लगाएगा, पहले इधर की तरफ, ये वाला Q इस पर किधर लगाएगा, इधर की तरफ। तो ये वाला फोर्स मान लेते हैं FC, इसको कह देते हैं FV, फोर्स ऑफ B एंड फोर्स ऑफ C। तो फोर्स ऑफ C क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, फोर्स ऑफ B क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए 90 डिग्री पे है, रिपल्सिव है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। इसका मतलब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों बराबर है, तो यानी F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर आ जाएगा। इधर की तरफ आपका फोर्स कितना मिला, √2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब देखें बेटा, एक चार्ज यहाँ पे ये वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, अब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, रिपल्सिव लगाएगा इधर की तरफ। चूंकि ये दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड है तो एकदम 45 डिग्री पे जाएगा, और इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, 45 पे ही जाएगा। तो दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में यहाँ आ जा रहे हैं, तो इसका फोर्स इस पर कितना आ जाएगा, ये हो गया F रिजल्टेंट। अब ऐसे निकालें F3, तो ये आ जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए ये वाली डिस्टेंस A है, तो ये क्या हो जाएगा, √2A, और √2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना आएगा, एक है √2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, प्लस ये वाला फोर्स कितना आ गया, KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, ठीक है। आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचा, √2 प्लस 1/2। ये फोर्स आ गया आपका किस पे, इस वाले चार्ज पे, सभी चार्ज की वजह से, ठीक। अब इसमें किसी एक चार्ज का अगर नेगेटिव होता, जैसे मान लिया ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स इधर हो जाता। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस करते, सब्ट्रैक्ट होता, ठीक। तो ये देखना आपको वेक्टर के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से हम रिजल्टेंट ऐड जोड़ घटा लेंगे, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पे ज़्यादा सवाल आते हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज इज 0। एफ नेट आपका क्या है, अगर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
देखिए दोनों केस में एफ नेट तो आपका क्या होगा 0, दोनों केस में एफ नेट 0 है। पर बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम में बात ये होगी कि आप बॉडी को जरा सा अगर अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वापस वो अपनी स्टेट पे आने की कोशिश करेगा। ऐसा सिस्टम जिसमें आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी बॉडी को आप स्लाइट डिस्प्लेसमेंट करें तो वापस वो ओरिजिन की तरफ आने की कोशिश करेगा, मतलब वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। जो अनस्टेबल होगा उसको अगर आपने जरा सा डिस्टर्ब किया तो चार्ज मूव कर जाएगा, ठीक है। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऑसिलेशंस हो जाएंगे, एसएचएम करने लगेगा। इस केस में क्या होगा, चार्ज मूव, ठीक, यहाँ चार्ज का मूवमेंट हो जाएगा, चार्ज वहाँ से कहीं चला जाएगा, ठीक। तो ये दो कारण हैं, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इक्विलिब्रियम क्या है। जैसे मान लिया आपसे कह दिया जाए कि दो चार्जेस आपके पास हैं। सपोज मैंने आपको एक चार्ज दे दिया Q, दूसरा चार्ज दे दिया 3Q, ऐसे दे दिया गया, और आपसे पूछा जाए वेयर शुड अ चार्ज कैपिटल Q बी प्लेस्ड so that net force on Q is 0। अब पूछा गया कि इस Q चार्ज को यहाँ पे हम कहाँ रखें ताकि नेट फोर्स 0 आए। तो देखिए बेटा, अगर दो चार्ज हैं आपके पास तो आप देखिए अगर यहाँ पे हम चार्ज को रख लें तो क्या होगा, Q पे फोर्स जो आएगा, ये वाला चार्ज प्लस है रिपल्सिव इधर लगाएगा, अब इसको भूल जाओ, तो ये भी रिपल्सिव इधर, यानी दोनों चार्ज का फोर्स पे एक ही डायरेक्शन में आ गया, मतलब यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। ऐसे आप इधर अगर रख दें Q चार्ज को तो क्या होगा, ये वाला चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर, यानी इन दो पोजीशन पे आपका 0 नहीं आएगा। इट मीन्स इसके बीच में कहीं रखने पे 0 आएगा। मान लिया दोनों के बीच की लेंथ L थी, मैंने इससे मान लिया x डिस्टेंस पे, स्मॉल वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लिया कि यहाँ पे Q रखा जाएगा तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। अब पोजीशन निकालना है तो क्या करेंगे हम बेटा, F1 इक्वल टू F2, F1 निकालेंगे तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, KQ 3Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर सॉल्व करें तो K कट गया दोनों तरफ, Q कट गया और Q कट गया, तो ये बचा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी अगर सॉल्व करें तो 1/x इक्वल टू √3 अपॉन L माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, √3 अपॉन L माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, L माइनस एक्स इक्वल टू √3x, यानी L इक्वल टू √3x प्लस 1x, मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L अपान 1 प्लस √3। x की पोजीशन क्या होगी, L अपान √3 प्लस 1, यानी ये इतनी डिस्टेंस पे चार्ज क्या होगा, ऐसे होगा जाकि उस पर फोर्स 0 हो। अब इस कंडीशन में क्या है, सिर्फ एक चार्ज पे फोर्स 0 है, इस पर नेट फोर्स तो 0 है, ठीक। पर अगर कहा जाए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हर एक चार्ज पे फोर्स 0 आना चाहिए, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी। अब देखिए ये किसी चार्ज की पोजीशन ताकि नेट फोर्स 0 हो, ये इनडिपेंडेंट है किस पे, चार्ज के। अब ये चार्ज चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ इस बस ये पॉइंट क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा चाहे जो भी चार्ज रखें, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस Q के मैग्नीट्यूड को हमें निकालना पड़ेगा कि कितना होगा ताकि नेट फोर्स 0 है, ठीक। तो इसको इतना उतारेंगे तो फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज 0, तो हमने इस चार्ज पे फोर्स तो देख लिया 0 है। अब हम क्या निकालेंगे, किसी और फोर्स चार्ज पे, मान लो इस A पे फोर्स निकालना है ताकि नेट फोर्स 0, तो A पे इसका फोर्स कितना आएगा, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये आ गई है, यानी L ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस दूसरा, अब इस वाले चार्ज का फोर्स भी इस पे निकाला जाए तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा K3Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर।
इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब इस अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम का है बेटा तो नेट फोर्स इस चार्ज पे, चाहे इस चार्ज पे, इस चार्ज पे, तीनों चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकाला जाए 0 है। इस पे हमने नेट फोर्स 0 रख के इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल ली। अब निकाला कि कितना वैल्यू हो इस क्यू की ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ठीक। तो उसके लिए इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारा यह रहेगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ऊपर है 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बचा माइनस के 3Q अपॉन 3Q स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर मर गया, एक Q यहाँ से मर गया, के मर गया। तो आपका जो Q आएगा, अब ध्यान से देखें तो Q आएगा 3Q अपॉन 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस 3Q अपॉन 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर इस Q की वैल्यू ये होगी तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल और हम लेते हैं, जरा आप लोग ट्राई करिए, इसको उतार लीजिए 5 मिनट में। चलिए स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, सपोज एक चार्ज आपका ले लिया गया Q और दूसरा ले लिया गया 4Q। कितना है, 4Q, और इसके कहीं पे हमने एक चार्ज रखा, इसके बीच में मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखिया। अब इस Q का निकालना है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड नेट एंड वैल्यू ऑफ Q so that system is in equilibrium। ठीक, आपको इस Q की वैल्यू निकालनी है ताकि इस पे नेट फोर्स 0 आए, हमारे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, और ये Q कहाँ पे रखा जाए। सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है, तो यहाँ से यहाँ मैंने मान लिया x, तो इस पर फोर्स देखो तो क्या रहेगा, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए Q कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट करें अगर तो 1/x इक्वल टू 4/L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स इक्वल टू 4x, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, तो x इक्वल टू L/5। कितना आ गया, x इक्वल टू L/5। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे, L/5 दूरी पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में, सॉरी ये 2 आ जाएगा, यहाँ रूट लेंगे तो 2 आएगा 2x, तो L इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L/3। L/3 पॉइंट पे मतलब x जो होगा वो कितना आएगा L/3, तो इधर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी L माइनस L/3 2L/3। L/3 दूरी पे जब Q रखा है तो ये Q पे नेट फोर्स क्या होगा 0। अब हमको चाहिए इस Q की क्या वैल्यू हो, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए इस Q की का मैग्नीट्यूड हमें ज़रूरी होगा कि कितना रखा जाए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। वो बात अलग है कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कोई भी चार्ज रखोगे तो नेट फोर्स क्या आएगा 0। तो अब लिखते हैं, हम निकालते हैं, तो फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो Q इंटू Q अपॉन L स्क्वायर बाई 9, L/3 का होल स्क्वायर, इसका इस पर फोर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इस पर फोर्स, तो वो डिस्टेंस कितना है L प्लस Q इंटू 4Q अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ये मिला हमको Q बाई L स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू माइनस K4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ये L स्क्वायर कट गया, एक Q से Q कट गया, बचा हमारे पास एक Q यहाँ, और K से K कट गया, तो यानी हमारा बचा 9Q इज इक्वल टू माइनस 4Q, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4Q बाई 9। अगर Q की वैल्यू माइनस 4Q बाई 9 आती है आपकी,
तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको उतार कर लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके आप लोग। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। जैसे देखिए, मान लिया हमने चार्ज क्या ले लिया, एक ले लिया Q, दूसरा ले लिया गया Q। ठीक, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में एक हमने रख दिया स्मॉल q, और माना गया कि ये Q क्या है, मिड पॉइंट पे है। तो यहाँ से डिस्टेंस L/2, इधर से भी डिस्टेंस क्या हो गया, L/2। ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया गया x से o, इफ स्मॉल q इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, व्हाट हैपन। अब जरा इसको हम समझते हैं बेटा। देखिए, जब इस Q को यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फोर्स 0 है, आपने Q को स्लाइडली यहाँ डिस्प्लेस किया, सपोज ये यहाँ पे पहुँच गया Q, तो इस पे इस वाले का चार्ज अगर देखो तो किधर लगेगा, इधर की तरफ। वो कितना लगेगा, वो लगेगा Q अपॉन L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। इसका फोर्स, इस वाले चार्ज का इस पे फोर्स अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया x से, तो अब इससे दूरी क्या हो गई, L प्लस x। ये फोर्स आया इतना, वो किधर लगा, उधर की तरफ। ठीक, अब इसका फोर्स देखें इस पे, तो ये भी प्लस है, तो ये इस पे रिपल्सिव इधर की तरफ लगाएगा। वो कितना आएगा, Q अपॉन L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से जरा देखिए बात को, जो इसका फोर्स जब इसको इधर घटाएगा तो ये फोर्स क्या हो गया, कम हुआ, मतलब इधर की तरफ जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या हुआ, कम। और जो इसका फोर्स इस पे इधर की तरफ वाला फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। मीन्स इधर का फोर्स कम हुआ और इधर का फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपको नेट फोर्स इधर एक्सपीरियंस करने लगेगा, नहीं एक्सपीरियंस करने लगेगा। मतलब अगर इसको थोड़ा सा आपने इधर डिस्प्लेस किया तो ये बॉडी नेट फोर्स अपोजिट एक्सपीरियंस करेगी, यानी फिर से मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। मीन्स ये कैसा है, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक्सियल पोजीशन के अलोंग क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि एक्सिस के अलोंग अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वापस ओरिजिन के पास आने की कोशिश करेगा। और ऐसा इक्विलिब्रियम जो वापस ओरिजिन के पास आने की कोशिश करता है वो SHM परफॉर्म करता है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे हमने स्लाइड डिस्प्लेस कर लिया, तो क्या होगा, इट एक्सपीरियंस फोर्स टूवर्ड्स ओरिजिन, सो परफॉर्म SHM। अब SHM परफॉर्म करेगा तो उसका टाइम पीरियड निकल सकता है। तो देखिए कितना फोर्स आएगा, पहले हम देखें F नेट स्लाइड डिस्प्लेस पे, तो कौन बड़ा फोर्स है, इधर वाला, यानी Q अपॉन L/2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन L/2 प्लस x का होल स्क्वायर। पूरे में Q कॉमन है, अंदर आ जाएगा आपका ऊपर L/2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस L/2 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा L²/4 माइनस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा आगे, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, KQ, ठीक है, इंटू कैपिटल Q। ऊपर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर होता है 4ab, यानी आ जाएगा 4 इंटू L/2 इंटू x अपॉन ये L²/4 माइनस x² का होल स्क्वायर, यानी ये L/2 यानी 2 2 जा 4। तो ये आपका फोर्स जो निकल के आएगा इस पर, यहाँ पे इधर की तरफ वाला, वो आएगा KQ अपॉन L²/4 माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू ऊपर बचा हमारे पास 2LX, 2 इंटू L इंटू x। ठीक, अब जरा इसको अगर हम और सॉल्व करें तो सिंस x इज़ वेरी ग्रेटर देन L, स्मॉलर देन L, x क्या है, बहुत छोटा है L से, ये स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया गया है ना, तो L क्या है, बहुत छोटा है, तो हम x को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। तो यहाँ पे x को नेगलेक्ट करेंगे तो फोर्स क्या बनेगा, K2QQ
इंटू एल इंटू एक्स अपॉन नीचे बनेगा एल की पावर 4 अपॉन 16, यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 32k क्यू क्यू एल एक्स अपॉन एल की पावर 4, एक एल से यहाँ पे एक मर गया तो फोर्स आपका निकल के आया क्या 32k क्यू क्यू एक्स अपॉन एल क्यूब, ये आ गया फोर्स। अब आपको पता है एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में फोर्स इक्वल टू क्या होता है के एक्स, जो इधर की तरफ फोर्स लगता है वहाँ पे क्या लगता है फोर्स इक्वल टू के एक्स, के क्या है स्प्रिंग फैक्टर, तो यानी के इंटू एक्स हम क्या कह सकते हैं 32k क्यू क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स, एक्स एक्स दोनों तरफ मर गया तो आपका जो के आया वो कितना आएगा 32k क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब। कंफ्यूज मत होइएगा, दिस क्यू इज़ द के इज़ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको के एस लिख देते हैं, ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बेटा वहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें तो टाइम पीरियड जो इसके एसएचएम का आएगा वो क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट एम इंटू एल क्यूब अपॉन 32k क्यू क्यूब 32k क्यू क्यूब, यानी ये आ जाएगा। अब इसको चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें तो भी आपका टाइम पीरियड निकल के यही आएगा, समझ गए। ये अगर इस चार्ज क्यू था, इसका मास कितना था m, तो ये एसएचएम करेगा, इसका इस तरह से वैल्यू निकल के आएगी टाइम पीरियड की। सवाल बेटा समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है थोड़ा, उसको देखिए क्या होता है, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आपको समझ में आए तो एक बार से फिर इसको रिवर्स करके देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अच्छा सवाल है, जेई में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ये, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बेटा उसी तरह का है। अगर मान लिया हमारे पास एक चार्ज ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक चार्ज हमने लिख दिया माइनस क्यू, ये कितना है माइनस क्यू मिड पॉइंट पे, और इसको अगर हम स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करें तो क्या होगा। अब देखिए अगर जब इस माइनस क्यू को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किए और ये l/2 डिस्टेंस, ये भी l/2, दोनों के बीच की डिस्टेंस इनिशियल क्या थी l, तो इधर से देखेंगे तो इधर का फोर्स कितना होगा। अब फोर्स इधर की तरफ लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर की तरफ, और उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी के क्यू क्यू अपॉन l/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वो इधर वाला फोर्स, और ये इस पर फोर्स किधर लगाएगी इधर की तरफ, वो कितना आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन l/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लगेगा। अब देख भाई ये वाला फोर्स क्या है ज़्यादा, मतलब इधर की तरफ वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया ज़्यादा और इधर वाला फोर्स क्या हो गया कम, तो अब नेट फोर्स किधर लगेगा इधर की तरफ, मतलब ये चार्ज भागता है इधर ही चला जाएगा। देखिए क्यू क्यू माइनस क्यू रखा तो ये एक्सियल, अगर एक्सियल पे इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रिया नहीं है, एक्सिस के अलॉन्ग इसका स्टेबल इक्विलिब्रिया नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, अगर हम क्या करें इसको परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस करते हैं, इसको कैसे डिस्प्लेस करते हैं परपेंडिकुलरली, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, यहाँ पे ये l/2 ये भी l/2 क्यू माइनस है। अगर इसको परपेंडिकुलरली यहाँ से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x किया हमने यहाँ, तो आप देखिए ये माइनस वाला इसमें फोर्स किधर लगाएगा इधर की तरफ, ऐसे ये वाला माइनस फोर्स किधर लगाएगा इधर की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा नीचे, यानी अब इसका स्टेबल इक्विलिब्रिया है। तो इसको मैं कह लेता हूँ थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हमने ऐसे यहाँ पे ले लिया, थीटा अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा क्या हो गया अल्टरनेट, तो ये मान लो F1 लगा इधर, कितना लगेगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी l/2 का x का अंडर रूट, यानी आएगा के क्यू क्यू अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट l, यानी ये आ जाएगा x² प्लस l²/4, कितना आएगा x² प्लस l²/4, क्योंकि पाइथागोरस से ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी x² प्लस l²/4 का अंडर रूट, फिर उसका स्क्वायर किया तो ये आएगा। सिमिलरली इधर वाला भी फोर्स क्या आएगा के क्यू क्यू अपॉन x² प्लस l²/4, इसका इस पे फोर्स इस वाले कैपिटल क्यू पे। अब देखेंगे ये वाले इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर है f cos थीटा, दोनों बराबर इसलिए लिख रहे हैं, इधर भी f cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे की तरफ क्या बचेगा नेट फोर्स 2f cos थीटा, यानी ओरिजिन की तरफ f नेट कितना लगेगा 2f
साइन थीटा। 2f साइन थीटा, 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ देखें तो परपेंडिकुलर ये हो गया अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। अरे बेटा ये x परपेंडिकुलर है थीटा के लिए और हाइपोटेन्यूस ये है, उसको आप निकाल चुके हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। यानी ये निकल के आएगा 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ये एफ नेट, और एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं, के स्प्रिंग इंटू एक्स, के स्प्रिंग फैक्टर। यहाँ भी एक्स एक्स मर गया, और सिंस एक्स क्या ऐसा है यहाँ पे बहुत बहुत स्मॉल है एल से, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे एक्स को, तो यहाँ क्या बचेगा एल स्क्वायर बाई 4। इट मीन्स ये क्या बन के आएगा, के 2k क्यू, इधर लिखता हूँ थोड़ा आपको दिखे, इधर लिख दे रहा हूँ, के इज इक्वल के स्प्रिंग जो निकल के आएगा 2k क्यू क्यू, ठीक, अपॉन इधर देखोगे तो एल स्क्वायर की पावर 3/2, यानी एल क्यूब हो गया यहाँ पे, और 4 की पावर 3/2 यानी 4 का रूट 2 8 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 8, एल क्यूब ऊपर चला जाएगा 8, यानी 16k क्यू क्यू अपॉन एल क्यूब, ये आ गया k। अब यहाँ से देखें टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k, k की वैल्यू कितना है 16k क्यू क्यू, ऊपर चला गया एल क्यूब, तो ये टाइम पीरियड होगा इसका। अगर इसको परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस किया जाए तो ऐसे ऐसे SHM करेगा, जिसका टाइम पीरियड ये होगा। k की वैल्यू चाहें तो 1/4πε0 रख सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। क्योंकि देखिए नेट फोर्स इधर ही आया ओरिजिन की तरफ, तो ये ध्यान देना है आपको, अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं, यहाँ माइनस रखा हुआ, सॉरी ये प्लस चार्ज है, ये दोनों प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस रखा है, तो इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रिया है, और अगर दोनों प्लस प्लस है यहाँ माइनस है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के, उसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही।